एनलाइटन इंडिया के बेहद ही खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के सरकारी और आडंबरपूर्ण आयोजन को लेकर एक अति विशेष साक्षात्कार एनलाइटन इंडिया को दिया है। इस साक्षात्कार में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को संवैधानिक लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राज्य की मर्यादाओं को याद दिलाने के साथ ही उनके धार्मिक संबोधन का विश्लेषण करते हुए बेहद ही महत्वपूर्ण बातें कही है। देश के तमाम ऐसे लोग जो लोकतंत्र और संविधान में आस्था और पूर्ण विश्वास रखते हैं, उन तक यह खास इंटरव्यू को पहुंचाने के लिए हम आज इसे प्रसारित करने जा रहे हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस बेहद ही खास संवाद को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में अपना योगदान निभाएं। बेहद ही खास संवाद कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बातों पर यदि हम गौर करें तो इसमें विजय मानकर ने कोरोना त्रासदी के बीच देश की स्वास्थ्य, शिक्षा और जन कल्याणकारी सुविधाओं की निष्ठा के परे जाकर धार्मिक निष्ठा के खुला प्रदर्शन पर बेहद ही कटु आलोचना मोदी की है। उन्होंने कहा है कि यह देशवासियों के लिए सबसे अधिक निराशा और दुर्भाग्य की बात है कि सरकार को खुद इस देश की वास्तविकता का कोई बोध नहीं है। राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए सभी आर्थिक सामाजिक तथ्यों के आंकड़ों को विकृत किया गया है और नीतिगत निर्णयों के बजाय धार्मिक प्रपंच में देश को सराबोर किया जा रहा है, जिसके बेहद ही घातक और दुष्परिणाम हम सभी देशवासियों को लंबे समय तक भुगतने होंगे। उन्होंने यह कहा है कि आज देश कोरोना त्रासदी, भीषण बाढ़ त्रासदी और आर्थिक चुनौतियों के बीच पूरी तरह अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, लेकिन सरकार है कि इन विफलताओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में नाना प्रकार की अतियों के माध्यम से ढकने का काम कर रही है। उन्होंने साथ ही कांग्रेस के सेकुलरिज्म पर भी कड़ा प्रहार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा कसे गए तंज के बहाने अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने ओवैसी को भी याद दिलाया कि कांग्रेस के सेकुलरिज्म पर गरियाने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस की धार्मिक निष्ठाएं पूरे देश के संवैधानिक लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले लोगों ने आज देख लिया है, लेकिन आप भी धर्म की राजनीति ही करते हैं, ऐसे में कैसे सेकुलरिज्म सक्सेस होगा? यह सवाल भी उन्होंने ओवैसी पर दागा है। तो चलिए बिना देर किए अब हम आपको दिखाते हैं यह महत्वपूर्ण और अति विशेष साक्षात्कार। हेलो एंड वेलकम टू मानवतावादी मीडिया सेंटर और इनलाइटन न्यूज की तरफ से मैं अतुल वैद्य। और आज इस विशेष प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री राम मंदिर भूमि पूजन के लिए गए थे। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए भी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को नजरअंदाज करना और वहां जाके उन्होंने जो भाषण दिया है उसके कई भावार्थ अभी निकाले जा रहे हैं, काफी चर्चा हो रही है उस भाषण की। तो इन सारी बातों को लेकर आज हम इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कॉस्मो ह्यूमनिस्ट के संशोधक और प्रवर्तक धीमान विजय मानकर सर से। सर, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां कहा कि ये नए युग और नए भारत और स्वर्णिम युग की शुरुआत है, तो इसकी तरफ आप कैसे देखते हैं? नहीं, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जो सार्वजनिक पद पर है और जो 5 अगस्त को जो है वो अयोध्या में जो है भूमि पूजन के प्रोग्राम में गए, तो केवल इस संदर्भ से मैं यहाँ बात करना चाहूँगा। बाकी लोगों की धार्मिक मान्यता है, उनकी अपनी वो मानने के लिए या ना मानने के लिए स्वतंत्र है, उस पर मुझे कुछ बात नहीं करना है। लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो पब्लिक पोस्ट है, उस लिहाज से जो उन्होंने भाषण दिया और वैसा प्रोजेक्ट किया गया पूरे मीडिया द्वारा जो है देश के अंदर में, और उससे एक जो संदेश जो है वो बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव, एक डिस्कोर्स जो है वो डेवलप किया जा रहा है आरएसएस बीजेपी के तरफ से, जिसमें भारत की जो परिभाषा है और संवैधानिक लोकतंत्र की जो हमारी जो फाउंडेशन है उसके अंदर में जो है नए इंटरप्रिटेशंस को जो है करने का प्रयास जो आरएसएस बीजेपी कर रही है, उसका आंसर केवल जो है देना, ये इस इंटरव्यू का मकसद है। और उसी संदर्भ से मैं आज यहाँ बात करूँगा। बाकी किसी की कोई धर्म को वो मानते हो या नहीं मानते हो, इसके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन इसी पर मैं बात करूँगा। तो जहाँ मोदी जी ने कहा कि ये नए भारत की शुरुआत है, मैं समझता हूँ कि 3600 साल पहले जो है, पहले तो हमको शुरू से समझ लेना चाहिए थोड़ा सा हिस्ट्री को, ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, कि भारत के अंदर में जिसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं, मोहनजोदारो हड़प्पा जो कहते हैं, उसकी जो ग्रामीण फेज़ है वो 7000 साल पूर्व है आज से, और जो अर्बन फेज़ है यानी शहरी फेज़ जो है वो जो है, जो मोहनजोदारो हड़प्पा की जो सिटीज़ थी या धोलवीरा वगैरह जो है, वो 5000 साल का जो है वो अर्बन फेज़ है। फिर जो आर्यंस का जो एडवेंट है ना, आर्यंस जब भारत में आए, जो उनका आक्रमण हुआ, वो 3600 साल का है। तो 3600 साल पहले से ही जो है वो वैदिक पीरियड की शुरुआत होती है। और रामायण जो है या राम का जो पीरियड है, और या जो बाद में महाभारत का पीरियड है, वो 3600 साल के
बाद का पीरियड है। ये एक बात को मैं समझने की जरूरत है। और जहां तक सिंधु सभ्यता के पहले की जो सभ्यता है, जो मैं कहता हूं कि जो कोयातुरीस जो सभ्यता थी या जो आदिवासियों की सभ्यता थी, वो 50,000 साल पहले से है, जिसके अवशेष जो है वो कुर्नूल में मिलेंगे आंध्रा में, फिर अतिरापक्कम मद्रास में मिलेंगे यानी तमिलनाडु में, फिर हुसंगी में मिलेंगे कर्नाटका में, फिर डिडवाना में मिलेंगे आपको राजस्थान में, या बगोर आदमगढ़ और भीमबेटका में मिलेंगे मध्य प्रदेश में, या पैसारा में मिलेंगे बिहार के अंदर में। तो ये जो है सारा, या नेवासा वगैरह जो है महाराष्ट्र में भी आपको मिलेंगे। तो जो ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल सभ्यता और संस्कृति, वो 50,000 साल से है। सिंधु सभ्यता की शुरुआत 7,000 साल से है और वैदिक सभ्यता की शुरुआत 3,600 साल से है। उसके बाद रामायण का और महाभारत का पीरियड है। तो एक पहली बात ये जो है, मोदी जी का ये कहना कि नए भारत की शुरुआत है, मैं कहता हूं कि टोटली गलत है। पुराने भारत की बात करना और फिर जो है नया भारत उसमें बोलना, इससे बड़ा जो है वो कोई झूठ नहीं हो सकता। सर, उन्होंने अपने स्पीच में आगे कहा कि राम जो है आधुनिकता और परिवर्तन के पक्षधर है। इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए अगर हम नैरेटिव को पढ़ते हैं, अभी किसी की कोई धार्मिक मान्यता हो सकती है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जब आप प्योरली हिस्ट्री को पढ़ते हैं और कल्चर को पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया की, तो देखिए वैदिक कल्चर जो है वो वर्ण पर आधारित थी। इसको वर्णाश्रम धर्म ही कहते हैं। और जो राम ये जो कैरेक्टर है या फिगर है, ये वर्णाश्रम धर्म में क्षत्रिय करके जो है वो बोला गया है। तो ये तो कोई मानवता और समानता की सभ्यता नहीं है। और ये जो है अगर मानवता, सभ्यता और प्रकृति से रिलेटेड कोई सभ्यता है, तो वो जो है वो आदिवासियों की सभ्यता थी। तो मुझे नहीं लगता कि आधुनिकता का या जो है वो समानता का या मानवता का प्रतीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं प्योरली हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी को डिस्कस कर रहा हूँ। सर, इसको हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी को डिस्कस करें तो उन्होंने आगे कहा कि राम बोध और शोध के मार्गदाता है। तो इसको आप कैसे बताएंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्राचीन भारत में कोई भी बहुत बड़ा शोध यानी डिस्कवरी, रिसर्च, इन्वेंशन, जिसको अभी हम आज मॉडर्न इंग्लिश के अंदर में ये कहते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा शोध तो जो है वो नहीं किया। अगर सिंपल मैं बात करूँ, दो बातों को कहूँगा। अगर हम रामायण या महाभारत की बात करते हैं तो पुष्पक विमान और रामबाण की बात होती है, ब्रह्मास्त्र की बात होती है। अगर आपको रामबाण आपके पास था तो राफेल की जरूरत क्यों पड़ी है? अगर ब्रह्मास्त्र आपके पास में था तो फिर आपको न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर क्यों बनाना पड़ा? तो मैं समझता हूँ, या पुष्पक विमान अगर पहले था तो फिर अगर आपको आज राफेल की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्राचीन भारत में कोई बहुत बड़ा उनकी बातों में। सर, मोहन भागवत जी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी स्पीच में कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मशक्ति की बहुत जरूरत थी, जो इस भूमि पूजन से पूरी हुई है। तो इस बात को आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, आत्मशक्ति जो है मुझे नहीं लगता कि कई मंदिर मस्जिदों से आती है, कोई धार्मिक स्थलों से आती है। आत्मशक्ति आती है एक अच्छे विचार से और अच्छे कार्य से। तो इस अच्छा विचार और कार्य जो है वो मानवता का होता है, वो जो है लोगों के उद्धार का होता है, वो जो है वो विज्ञान का होता है। तो आत्म जो शक्ति है वो उसमें से निर्माण होती है। कोई मंदिर मस्जिद या कोई धार्मिक का ऐसे कार्य करने से आत्मशक्ति निर्माण नहीं होती। सर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि ये राम राज्य की शुरुआत हो रही है। तो उनके यूपी में किस तरह का राम राज्य आप देखते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ कि राम राज्य की जरूरत ही नहीं है। संवैधानिक लोकतांत्रिक राज्य जो है वो ऑलरेडी जो है भारत में है और वो सर्वश्रेष्ठ है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों के द्वारा, लोगों के लिए चुनी गई जो सरकार है, ये जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो राम राज्य की संकल्पना है, ये तो थियोक्रेटिक मोनार्की है, अगर इसको इंग्लिश में मैं कहूँ कि भाई एक धर्म के आधार पर एक राजा जो है वो राज करे, एक वर्ग राज करे, ये राम राज्य की संकल्पना है। और जो संवैधानिक लोकतंत्र की हमारी अभी जो संकल्पना है, उसमें जो है वी द पीपल, हम सारे लोगों की गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ राम राज्य की जरूरत क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी सफिशिएंट है और उसमें पॉलिसीज कैसा होना चाहिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसके ऊपर में यूपी अभी कितना पीछे है, अभी इंडिया बाकी सारे पैरामीटर्स में कितना पीछे है। अभी भी हम अगर देखेंगे तो इकोनॉमी में भी हम 7 नंबर की इकोनॉमी आज भी जो है वो, और अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करें, जेंडर इंडेक्स देखें, सब 130 से पीछे है। तो अभी हम लोग जो है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके लिए राम राज्य की कोई जरूरत नहीं है। संवैधानिक लोकतांत्रिक राज्य जो है वो सफिशिएंट है। सर, ये सारे घटनाक्रम पर ओवैसी जी ने कहा है कि मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दल को लेकर इस बात को कहा है। तो आप कैसे देखते हैं ओवैसी जी के बयान को? नहीं, ओवैसी जो कह रहे हैं वो आंशिक तौर पे सही है। एक बात तो पहले मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस हो या बाकी जो अपोजिशन पार्टीज हो,
यदि आपको 100 सालों में, 50 सालों में जिन पॉलिटिकल पार्टीज को ये नहीं समझा कि स्टेट सेक्युलर होता है और पार्टियों का काम होता है सारे लोगों के लिए काम करना, उनके लिए पब्लिक पॉलिसी बनाना, उनके लिए लॉ बनाना, ये बात यदि आपको नहीं समझी कि भाई राज्य का कोई धर्म नहीं हो सकता, राज्य न्यूट्रल होता है रिलीजन के मामले में, तो फिर आपको जो है इतने साल पॉलिटिकल पार्टी आपकी जो है वो किस काम की है। तो वैसे जो ये बात कह रहे हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है धर्म को जो है वो सरेंडर हो रही है, हिंदुत्व जो है या कल्चरल नेशनलिज्म को जो सरेंडर हो रही है, उस लिहाज से ओवैसी जो है वो आंशिक तौर पर सही बात कर रहे हैं। और जो है वो मुस्लिम्स लोगों के साथ जो कुछ गलत हुआ उसकी वो बात कर रहे हैं, वहां तक जो है वो आंशिक तौर पर सही है। मैं भी किसी धर्म को नहीं मानता, किसी धार्मिक कम्युनिटी के साथ या खिलाफ जो है हम खड़े नहीं हैं, लेकिन उन लोगों के साथ जरूर खड़े हैं जिनकी जो है वो मस्जिद गिराकर जो है यहाँ मंदिर बनाया गया, वहां तक जो है मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर। लेकिन ओवैसी जी से मैं कहना चाहूंगा कि जब आप भी रिलीजन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो सेकुलर स्टेट जो है वो कैसे बनेगा। तो इसका सलूशन रिलीजन फॉर रिलीजन पॉलिटिक्स करना नहीं है, धर्म की राजनीति करना नहीं है, संस्कृति की राजनीति करना नहीं है, नीतियों की राजनीति होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ओवैसी जी यहाँ गलत है, उनको दूसरे पार्ट पर मैं करेक्ट करना चाहूंगा। सर आपने इसके बारे में बताया और थोड़ा डिटेल हम जानना चाहते हैं कि ओवैसी जी और अन्य विपक्षी जो पार्टियां हैं इन सारे इशू को लेकर जिस तरह से स्टैंड ले रही है, इसके ऊपर आप डिटेल में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, अभी जो है प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या कांग्रेस के बाकी नेतागण हो, तो ये सारे लोग जो है अपरोक्ष रूप से जो है वो भूमि पूजन का सपोर्ट किया है। मैं कहता हूँ देखिए, किसी को मंदिर बनाना है वो उनकी स्वतंत्रता है, अभी तो डिसीजन आया तो वो बना सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। पर एक प्राइम मिनिस्टर, एक देश का प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर किसी धर्म का, किसी कम्युनिटी का, किसी राज्य का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम सेकुलर डेमोक्रेसी है, यानी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर जब आप वहां जाते हैं, सरकारी हेलीकॉप्टर से जाते हैं, सरकारी फैसिलिटी लेते हैं, सरकारी जो है वो बंगलों में रुकते हैं, उसके बाद आपको दिखाया भी जाता है कि प्रधानमंत्री ने ये भाषण दिया, सारा लाइव टेलीविजन चलता है, लाइव ब्रॉडकास्ट चलता है, यहाँ तक कि प्राइवेट मीडिया के साथ डीडी भी इसको दिखाता है, दूरदर्शन भी दिखाता है, एयर भी दिखाता है। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि आप वहां पर नरेंद्र मोदी एज अ व्यक्ति नहीं जा रहे, आप वहां प्रधानमंत्री करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर दिक्कत है। तो यहाँ आपको क्लियर स्टैंड लेना चाहिए था कि भाई हम जो है वो सेकुलर डेमोक्रेसी है, भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और इस इवेंट के साथ जो प्रधानमंत्री वहां जाकर कर रहे हैं इसके साथ में हम जो है वो नहीं है। ये बात कांग्रेस को क्लियर कहनी चाहिए थी। बाद में धार्मिक जिसकी आस्था जो है वो उसका पर्सनल इश्यू है, उसके ऊपर में जो है कोई जाकर मंदिर में जा सकता है या कोई मस्जिद में जा सकता है या बुद्ध विहारों में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। या किसी को धर्म जो है, विज्ञान को, प्रकृति को समझने के बाद धर्म जो है, यदि उसको क्लियर हो गया कि कॉस्मोस में, प्रकृति में रिलीजन नहीं है, तो वो नहीं भी जा सकता। वो फ्रीडम उसको ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी होते हुए, अपोजिशन पार्टी होने के नाते कांग्रेस ने, पर्टिकुलरली राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी जी ने, मायावती जी ने, अखिलेश ने, और आरजेडी में हमारे जो युवा जो है वो साथी है, लालू प्रसाद जी के लड़के जो है, उन्होंने जो है, या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस पर क्लियर स्टैंड लेना था कि ये गलत हो रहा है। तो वो करने में वो जो है उन्होंने लचरता जो है बरती है, वहां पर जो है वो गलत हुए। और ओवैसी जो कह रहे हैं वो बात वहां तक आंशिक तौर पर सही है, लेकिन ओवैसी जी को धार्मिक पॉलिटिक्स जो है वो छोड़ना होगा, यानी धर्म, पॉलिटिक्स को धर्म से अलग होना चाहिए। सर ये पूरे रामायण प्रकरण में एक और महत्वपूर्ण पार्ट है रावण का, तो आप रावण को किस तरह से देखते हैं, इस पात्र को? नहीं, ये कोयावंशी राजा थे, रावण जो है वो आदिवासी और ट्राइबल किंग थे। और बेसिकली देखिए, जब हम हिस्ट्री कल्चर को पढ़ते हैं तो ये जो है वो आर्यों का और यहाँ के जो मूल निवासी थे, जिनको हम इंडिजिनियस पीपल कहते हैं, चाहे आप उनको आदिवासी कह लो, नागवंशी कह लो, कोया कह लो, उन लोगों के बीच का ये संघर्ष है बेसिकली हिस्ट्री और कल्चर में यदि हम पढ़ते हैं तो। और जो है आर्यन आक्रमण जो है वो देश के अंदर में हुआ 3600 साल पहले। ये जो है पहले वो जो है यूरेशिया जो है, ब्लैक सी से जो है वो पहले जो है वहाँ पर अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए भारत में है। ये तो अभी जेनेटिक स्टडीज ने भी प्रूव किया, आर्कियोलॉजी हिस्ट्री ने भी प्रूव किया है। और उसके बाद में ये लड़ाई हुई है। तो ये माइग्रेशंस पूरे दुनिया में हुई, इसकी लड़ाई हुई। लेकिन जो यहाँ के लोग जो है, जो यहाँ पर जिनको असुर बाद में कहा गया, तो उनको जो है वो कलंकित करने का काम जो है वो कई धर्म ग्रंथों में किया गया है। उस लिहाज से यदि देखें तो मैं रावण को जो है एक अच्छा किंग मानता हूँ। वो प्रकृतिवादी थे,
वो स्त्रियों की जो है वो सम्मान करने वाले थे और वो जनता के लिए जो है वो काम करने वाले थे और बड़े नॉलेजेबल राजा थे। मैं समझता हूँ कि शंभू शेख, यानी यदि मैं हिस्ट्री में जाऊँ ट्राइबल कल्चर में, तो 86 शंभू शेख हुए आदिवासियों के कल्चर में जो है वो 50,000 साल की जो सभ्यता है उसमें जो है, तो वहाँ से होते हुए ये परंपरा आई है। तो रावण जो है एक बड़े विद्वान जो है वो राजा थे, प्रकृतिवादी राजा थे, स्त्रियों के सम्मान करने वाले राजा थे। मैं समझता हूँ कि ये कैरेक्टर में वो एक हीरो है और वो हीरो रहेंगे। सर हम अभी अंतिम पड़ाव में है, तो हम लास्ट सवाल ये पूछना चाहते हैं कि इन सारे इशू को लेकर एपीआई का क्या स्टैंड है? नहीं, एपीआई बिल्कुल स्पष्ट है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो है वो चाहते हैं, सेक्युलर स्टेट चाहते हैं। हम जो है भारत को जो है धर्म चाहे लोग माने या चाहे धर्म ना माने, ये उनकी स्वतंत्रता है जो उनको मानवाधिकार देता है, जो उनको संविधान देता है। पर किसी को भारत के ऊपर, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर या इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक संस्कृति और धर्म को थोपना, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट एंड इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। वी स्टैंड फॉर दैट। भारत जो है वैसा ही रहेगा। और जहाँ तक हिस्ट्री कल्चर का सवाल है, हमारा क्लियर मानना है कि भारत से पहले गोंडवाना था और 50,000 साल पहले से आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति थी। लेकिन हमको प्राचीन में ज़्यादा सोचते हुए ना जाते हुए आगे यदि जाना है तो विज्ञान, ज्ञान विज्ञान से और जो है मानवता से और जो है जननीतियों से जो है ये काम होगा। इसको लेकर जो है हम बहुत स्पष्ट है और हम भारत को मोदवेड़ची गोंडवाना बनाना चाहते, विश्व को मोदवेड़ची विश्व जो है बनाना चाहते हैं। मेकिंग इंडिया अ ग्रेट गोंडवाना, ये जो है हमारा क्लियर जो है वो कंसेप्ट है। और इस तरह का भारत हम चाहते हैं जहाँ कोई ऊंचा ना हो, नीचा ना हो, कोई जो है जाति ना हो, वर्ण ना हो, कोई तरह का भेदभाव ना हो, हर मानव जो है वो समान हो और उसके लिए जो है वो डेवलपमेंट हो, प्रॉस्पेरिटी हो। और भारत जो है विज्ञान के आधार पर और ज्ञान के आधार पर और मानवता के आधार पर जो है वो महान बने, मोदवेड़ची जो है वो गोंडवाना बने और ग्रेट जो है वो गोंडवाना बने, मोदवेड़ची इंडिया बने। ये एपीआई का जो है वो क्लियर इसमें जो है वो व्यू है। और प्रधानमंत्री मोदी की जो बातें हैं उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। मोदी जी को जाके तो पढ़ाई ज़्यादा करनी चाहिए, योगी जी को अभी उनको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, योगी और मोदी जी को। भागवत जी को भी जाकर फिर जो है हिस्ट्री कल्चर को रिवाइज कर लेना चाहिए। और जो है उन्होंने जो कुछ कहा और जो पब्लिक मीडिया ने जो इसको प्रोपोगेट किया उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। 140 करोड़ जो है गोंडवाना वासी, गोंडियंस जो है, इंडियंस जो है वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते और इस बात को हम रिजेक्ट करते हैं। जो प्रधानमंत्री ने कही, जो योगी जी ने कही, जो भागवत जी ने कही, भागवत जी का नाम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि वो कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, फिर भी आपने लिया इसलिए मैं उनके लिए कह रहा हूँ। और हम ये मानते हैं कि भारत जो है वो गोंडवाना है, वो गोंडवाना लैंड है, मोदवेड़ची गोंडवाना है और वो मानवता से, ज्ञान विज्ञान से और जो है समानता से जो है वो महान होगा। दैट्स ऑल। सर आपने आपके व्यस्त समय में हम हमारे इनलाइटेड न्यूज और मानवतावादी मीडिया सेंटर के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए हम आपका बहुत थैंक्स करते हैं सर। और आगे भी आप और बड़े इशू को लेकर हमारे साथ में बने रहेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। थैंक्स सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत आने के लिए। जोहार मोदवेड़ची गोंडवाना, लेट इंडिया बी ग्रेट। शोध या संशोधन जो है ऐसा कहीं उल्लेख जो है उसमें मिलता है रामायण या महाभारत में, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। सर आपने इन्वेंशन की बात की तो उन्होंने आगे कहा कि राम को मानने से विकास होता है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, अगर हम कहते हैं कि भाई किसी एक व्यक्ति को मानने से विकास होता है तो फिर प्राचीन भारत या मध्ययुगीन भारत में जो है, अगर मुस्लिम्स के आने के पहले का भी अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं तो भारत के अंदर में फिर दुनिया को मॉडल देना चाहिए था पूरा, ऐसा कहीं हमें नजर नहीं आता। यदि तक्षशिला, नालंदा 2 यूनिवर्सिटीज को यदि छोड़ दिया जाए तो यूनिवर्सिटीज के अलावा कोई बहुत बड़ा जो है वो भारत की देन नहीं है। यदि हम देखते हैं कि ग्रीक्स को देखते हैं, अगर ग्रीक सिविलाइजेशन को देखते हैं तो ग्रीक सिविलाइजेशन ने जो है अभी देखिए सबसे पहले नेचुरल फिलॉसफी जिसे हम कहते हैं, जो साइंस की पहली स्टेज है, वो ग्रीक लोगों से इन्वेंट हुई है। डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक लोगों ने दी है। या पहली जो लैंग्वेज है या पहली जो स्क्रिप्ट है वो सुमेरियन कल्चर से आई है। जीरो का जो है वो शोध जो हम कहते हैं आर्यभट्टा ने किया, लेकिन आर्यभट्टा का जो जीरो का शोध है वो डेसिमल है, यानी 9 के बाद 10वां जो है 10, 20, 30 ऐसा जो है हर बार जीरो आता है, वो डेसिमल सिस्टम है। लेकिन अगर हम मैक्सिको के ओलोमेक पीपल का देखेंगे जो लगभग जो है वो 1400 साल पहले आज से जो है, यानी अगर हम पकड़ते हैं तो 2000 यहाँ का पकड़ ले, बीसी के पहले जो है अगर पकड़ते तो
आज से 3400 साल पहले ओलमेक जो सिविलाइजेशन है मेक्सिको का, उसे जीरो के विषय में मालूम था, इजिप्ट को जीरो के विषय में मालूम था। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा बहुत बड़ा कोई डेवलपमेंट इससे हुआ है प्राचीन भारत में। सर उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर के निर्माण होने से आगे मानवता को बहुत प्रेरणा मिलेगी, तो इसको आप कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, अगर कहीं मस्जिद को गिरा के ही अगर कोई मंदिर बनाया गया हो तो उससे प्रेरणा कैसे मिलेगी? उससे तो द्वंद्व निर्माण होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि भाई यहाँ पर कोई मंदिर गिराकर जो है वो मस्जिद नहीं बनाई गई। और लेकिन अभी जो है 92 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई और उसके बाद फिर जो भी लिटिगेशन हुआ, अभी जो डिसीजन हुआ, उसके बाद जो है वहाँ मंदिर बन रहा है। तो उससे जो है वो सद्भावना कैसे आएगी? वो तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में जख्म लगा है कि भाई कहीं मस्जिद गिराई गई है। सर इसको भी अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति के आधार है, हमारे भारत की मर्यादा है राम जो है, तो इसको आप कैसे बताएंगे? नहीं, मर्यादा का लिमिटेशन जो है, लिमिट क्यों होना चाहिए? थिंकिंग में, नॉलेज में तो लिमिटेशन नहीं होता है। और अगर आप मानवता के साथ जा रहे हैं तो पूरी दुनिया में आप जो है वो एक दूसरे के साथ में मानव है, हर जो है मानव चाहे कोई भी कंट्री में रहता हो एक दूसरे से जो है वो संवाद साध सकता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है। तो ये मर्यादा जो है एक्चुअली वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा है जिसकी वो बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको हिस्ट्री कल्चर को ठीक से पढ़ने की जरूरत है। सर उन्होंने आगे कहा कि मंदिर निर्माण से हमारे संस्कृति का आधुनिकीकरण का प्रतीक बनेगा, राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा, या फिर लोगों के शक्ति का ये प्रतीक बनेगा। तो ये किस तरह का प्रतीक बनने जा रहा है भारत के लोगों के लिए? मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपके पास रामबाण की संकल्पना थी तो राफेल की जरूरत क्यों पड़ी? तो शक्ति की बात जो है मुझे लगता है ये असंयुक्तिक है। दूसरी बात जो है राष्ट्र की जो संकल्पना है, तो राष्ट्र की संकल्पना ये जो है वो अनैसर्गिक संकल्पना है, राष्ट्र की जो संकल्पना है। और अगर भारत को एक देश अगर कहूँ और देश के साथ में अगर नेशन अगर मैं वर्ड भी यूज करना चाहूँ तो उसकी संस्कृति तो मानवतावादी और समतावादी होना चाहिए, वो तो वैचारिक होना चाहिए, विज्ञानवादी होना चाहिए। तो हमारे कंट्री में जो है हम ये देखते हैं, हमारा जो देश है भारत जो है, भारत से पहले गोंडवाना था, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। तो उसमें मानवता की सभ्यता थी, प्रकृति की सभ्यता थी, कई भाषाएं हैं इसमें, जो आदिवासियों की भाषाएं हैं, फिर द्रविडियन लैंग्वेजेस है, फिर जो है वो आपकी जो है आर्यन फैमिली की भी लैंग्वेजेस है इसके अंदर में। तो जो है एक राष्ट्र में सिर्फ जो है वैदिक कल्चर के हिसाब से हिंदुत्व के आधार पर प्रोजेक्शन करना, मैं समझता हूँ ये सर्वसमावेशक नहीं है। और ये राष्ट्र की संकल्पना ही आधी अधूरी है, जो बेसिकली आरएसएस की संकल्पना है, जो सावरकर ने हिंदुत्व हु इज हिंदू जो बुक लिखी थी, या जो गोलवलकर की जो राष्ट्र की जो थिंकिंग है उससे ये इमर्ज हुई है। तो मोदी जी जो है पता नहीं, वो पढ़ाई लिखाई तो उनकी कुछ ज्यादा है नहीं। जो काली टोपी में नागपुर की यूनिवर्सिटी उनको पढ़ाती है ऋषिमबेग वाली, वो जो है वो बोल देते हैं। तो मुझे लगता है उनको जाके पढ़ लेना चाहिए पहले अच्छे से। सर आप अभी बोल रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने बोला कि राम मंदिर राष्ट्र की एकता का और विश्वास को विद्यमानता में लाने का ये प्रतीक बनेगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, एकता की तो बात ही ना करे तो अच्छा है, क्योंकि जो है पहले तो हिंदू मुस्लिम पे झगड़ा होकर ही जो है वो ये सारा हुआ है। तो इसलिए एकता की संकल्पना मुझे नहीं लगती कि इसमें कोई बनती है। भारत की एकता जो है वो गोंडवाना जो है, गोंडवाना की जो सभ्यता है वो जो है वो मानवतावादी और समतावादी है, प्रकृतिवादी है। उसमें कई भाषाएं हैं, हर तरह के लोग हैं, उसमें एकता बनती है। यानी जब भारत से पहले गोंडवाना था, इसमें वो सभ्यता बनती है, इसमें एकता बनती है, इसमें मानवता की फीलिंग आती है और राष्ट्र की भी कोई फीलिंग आती है। सर उन्होंने कहा कि आज का दिन जो है युगों युगों तक भारत की क्रांति पताका दुनिया में फहराते रहेगा। तो इसको कैसे बताएंगे आप? नहीं, युग कितने साल का होता पहले तो कैलकुलेशन कर ले। वो उनको जो है अभी तक मैथमेटिक्स नहीं मालूम है। वैदिक मैथमेटिक्स से लेके जो अगर मॉडर्न मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन देखो तो युग का कैलकुलेशन ही नहीं हुआ आज तक। तो युगों तक कह देना या कल्पों तक कहना, पहले कैलकुलेशन तो निकाल ले। और अभी तो सिविलाइजेशन इतना चेंज हो रहा है, अभी हम जो है टाइप 1 सिविलाइजेशन से टाइप 2 सिविलाइजेशन में जाएंगे, अभी टाइप 1 सिविलाइजेशन में आ रहे हैं। वो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर बन रहा है। तो ये जो प्राचीन भारत में अब धनुष्य बाण को कौन याद रखेगा? तो भले ही लोग मानेंगे, हिस्ट्री में उल्लेख रह सकता है, वो एक अलग बात है, पर इसमें ऐसा नहीं लगता मुझे कि कोई जो है वो 100 साल, 1000 साल, 2000 साल की कोई बात है इसमें। सर अगर इतना भी अगर बात करें तो आज उन्होंने कहा कि आज का दिन न्यायप्रिय भारत की नई नींव रखेगा। इसको आप कैसे बताएंगे? नहीं, फिर शंमुख का सर क्यों काटा गया था? अगर न्याय की बात करें तो फिर जो है रावण की जो सिस्टर थी उनका नाक क्यों काटा गया था? ये कौन सी न्याय की संकल्पना थी? वो कोई रूल ऑफ लॉ तो नहीं था, कोई डेमोक्रेटिक जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी तो थी नहीं वहां पर।
देखिए, जो अभी वी द पीपल ऑफ इंडिया हम कहते हैं, तो हम चुन के जाते पार्लियामेंट में लॉ बनते। तब कौन सी पार्लियामेंट थी, तब कौन सा लॉ बनता था? तभी तो वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से, जो श्रुति और स्मृति है उसके हिसाब से जो डिसाइड कर दिया जाता था। तो शंभुक का जो वध किया गया है वो कोई न्याय का प्रतीक नहीं है। रावण की जो बहन है उसका नाक जो काटा गया और उसके बाद में ये सारा जो हुआ है, जो माइथोलॉजी में जो आता है, तो ये मुझे कोई नहीं लगता कि कोई न्याय का जो है वो प्रतीक है इसमें। सर, उन्होंने आगे अपने स्पीच में कहा कि मंदिर बनने से, ये नया मंदिर बनने से इतिहास अपने आप को खुद में और दोहरा रहा है, तो इसको आप कैसे बताएंगे? नहीं, इतिहास तो दोहराता है, बनता है, बिगड़ता है, पर हमें इतिहास की तरफ नहीं जाना है, हमें भविष्य की तरफ जाना है। और भविष्य का जो मार्ग है वो जो है वो कल्पना नहीं है, वो सत्य है, विज्ञान है। इस बात को समझने की जरूरत है। सर, आपने सत्य और विज्ञान की बात की, तो उन्होंने कहा कि ये भारत की आस्था और लोगों का जो सामूहिक शक्ति है, ये जो शक्ति है, इसका जो प्रदर्शन अभी उन्होंने 5 अगस्त को किया, तो इसका ये रिसर्च का विषय बन जाएगा दुनिया के लिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसका कैसे आप बात करेंगे? हाँ, रिसर्च तो जरूर होना चाहिए कि क्या षड्यंत्र किया जाता है, कैसे गिराया जाता है, कैसे फिर जो है विज्ञान की बात को, मानवता की बात को जो है वो ना लेते हुए जो है कैसे धर्म और जो है एक धार्मिक संकल्पना के आधार पर जो है राष्ट्र की संकल्पना को, आइडिया को जो है वो प्रोपोगेट किया जाता है। ये तो आरएसएस के अंदर में जो है रिसर्च होना ही चाहिए, आरएसएस के ऊपर में मैं समझता हूँ। लेकिन वो कोई दुनिया का रिसर्च का विषय बन सकता है, ये कहना जो है वो बड़ी जो है वो मूर्खता की बात है। उन्होंने कहा कि ये भारत की आस्था और आदर्श का प्रतीक बनेगा। यह उन्होंने कहा कि भारत की आस्था और आदर्श में राम निहित है, इसको कैसे बताएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि गोंडवाना का जो आदर्श है वो आदर्श ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो है मानवता का, और वो जो है वो है प्रकृति का, वो है वैज्ञानिकता का, वो जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं उसे आदर्श भी कहना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन जो गोंडवाना है, गोंडवाना का जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत से पहले गोंडवाना था, उसमें प्रकृतिवाद था, मानवतावाद था, समतावाद था, वो जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत की जो है वो आदर्श और आस्था जो है, आस्था से ज़्यादा विज्ञान की ज़रूरत है, ये मैं समझता हूँ। और भारत बगैर विज्ञान के आगे नहीं जाएगा। सर, उन्होंने आगे कहा कि राम जो है भारत के अनेकता में एकता का सूत्र है, तो इसको आप कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जो है, वैश्य, शूद्र और वर्णबा है, ये कोई एकता का प्रतीक तो नहीं है। ये तो सारा का सारा वैदिक जो धर्म है, वर्णाश्रम धर्म की जो संकल्पना है, वो तो सारी जो है वो वर्ण पर ही, इनइक्वालिटी पे, विषमता पर ही जो है वो बेस्ड है। आपको जितना लिटरेचर पढ़ना है पढ़ लीजिए, वो तो ओरिजिनल लिटरेचर में जो है वो अवेलेबल है। और मॉडर्न इंडिया में महात्मा फुले हो या पेरियार रामास्वामी हो या फिर शाहू महाराज हो या उसके बाद में डॉक्टर अम्बेडकर हो, इन्होंने भी इसके ऊपर में बहुत भाष्य किया हुआ, लिखा हुआ है। तो इसमें एकता वाली तो कोई बात नहीं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं, हमको प्रकृति ने पैदा किया, कोई भगवान ईश्वर ने पैदा नहीं किया। साइंस ये कहता है कि कॉस्मोस में, नेचर में, इसने जो है होमोसेपियन और बाकी लाइफ को पैदा किया। लाइफ की उत्पत्ति हुई है जब हम धरती पर पढ़ते हैं, 460 साल पहले धरती का जो है वो निर्माण हुआ। 440 साल से लेके 360 साल तक जो है ये जो है पहले जो है लिपिड्स बने, लिपिड्स के बाद में प्रोटीन्स बने, उसको कहा जाता है एबॉयजेनेसिस, फिर कहा जाता है सेल्फ रेप्लिकेशन, फिर कहा जाता है सेल्फ सिलेक्शन या जो नेचुरल सिलेक्शन, और उसके बाद अभी ह्यूमंस भी जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह को, तो उसको कहा जाता है कि जो है वो सेल्फ सिलेक्शन कहा जाता है या आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहा जाता है। तो यूनिवर्स ने और प्रकृति ने जो है वो हमको जन्म दिया, हमको किसी ईश्वर ने जो है वो जन्म नहीं दिया। तो हम मानव जो है वो सब समान पैदा हुए हैं। तो समानता जो है वो तो होमोसेपियंस में ही है। तो ये विषमता तो धर्म ने निर्माण की है, वैदिक कल्चर ने जो है वो विषमता निर्माण की बेसिकली, सर गोंडवाना में नहीं थी। अच्छा सर, ये अगर ये भी बात करें तो उन्होंने कहा कि अगर भारत ताकतवर होता है तो शांति और प्रीति दुनिया में कायम होगी। इसको आप कैसे देखते हैं ताकत से? नहीं, शक्ति अगर आत्म सुरक्षा के लिए हो तो अच्छा है, पर दूसरों के लिए डराने के लिए हो तो गलत है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई मानवतावाद से जी रहा है तो शक्ति सिर्फ आत्म सुरक्षा के लिए होनी चाहिए, उससे ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये नीति नहीं है, ये अवनीति है। सर, उन्होंने कहा कि राम, आगे अपने स्पीच में देते हुए कहा कि राम जो है समय के साथ में बढ़ना सिखाते हैं, तो आप इसको कैसे बताएंगे? नहीं, ये तो पीछे लेकर जा रहे हैं, आगे की तो बात ही नहीं हो रही। आगे की बात तो विज्ञान से आएगी, आगे की बात तो ज्ञान से आएगी, ज्ञान विज्ञान से आएगी, मानवता से आएगी,
ह्यूमन राइट से आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन से आएगी, डेमोक्रेसी से आएगी, पब्लिक पॉलिसी से आएगी? उस पर तो ये बात ही नहीं कर रहे। इनकी शिक्षा नीति भी जो है वो ढकोसले की बात कर रही है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये तो पीछे जाने वाली बात कर रहे हैं, आगे की बात ही कहाँ है? ये आदमी तो पढ़ा लिखा ही नहीं है ना, इसको मालूम कहाँ है? इन्होंने तो कोई नॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई पीएचडी नहीं कही, कोई बहुत बड़ा रिसर्च नहीं किया है। ये तो जो कहे सुन लेते हैं, इनकी शाखाओं में वही बोल देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कोई विजन नहीं है इसके।